यह न्यायालय कोई ऐसी कोई भगवान की बनाई हुई चीज़ नहीं है। न्यायालय में कोई न्यायाधीश यदि कुछ गलत करता है, कोई भ्रष्टाचार करता है, तो उन आरोपों की जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने भी सरकार की आलोचना की है उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, उनको चुप कराने की कोशिश हो रही है। इसमें साहित्यकार भी हैं, लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं। कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने सरकार की आलोचना की, सरकार के लोगों ने मीडिया के बड़े हाउसेस से कह करके उनको बाहर निकलवा दिया। तो ये तमाम चीज़ें आज हम झेल रहे हैं। और जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, उसके लिए अपनी बात कहना रोज़ ब रोज़ मुश्किल होता जा रहा है और सरकार उसको दबाने की कोशिश कर रही है। जग जाहिर है, ये सबको पता है। हम जैसे जो एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम लोग अपनी बात कह सकें मुक्त रूप से तो डर लगता, पता नहीं सरकार जो क्या कार्रवाई कर दे। हम पे ये 17-18 मुकदमे हो रखे हैं, कभी 151 की कार्रवाई हो रही है, कभी गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो रही है। सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को तमाम सीआरपीसी की जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो प्रिवेंटिव धाराएं हैं, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज उनको प्रोसिक्यूट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन बीजेपी की राजनीति प्रतिगामी राजनीति है, पीछे की ओर ले जाने वाली राजनीति है, भेदभाव को बढ़ाने वाली राजनीति है, वर्ण व्यवस्था को वाजिब ठहराने वाली राजनीति है। तो बीजेपी ने उस अंधविश्वास को बढ़ाने में इन्हें लाभ है और इन्होंने उसको बढ़ाने का काम किया है। और हम देख रहे हैं कि जो राजनीति स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर होनी चाहिए, वो राजनीति आज मंदिर के ऊपर, मस्जिद के ऊपर हो रही है। जिन लोगों ने अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की है, तो जो सत्ता प्रतिष्ठान है उसने उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की है। ये इंदिरा गांधी के ज़माने में भी हुआ, अभी ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। हमारा जो संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने हमें बड़े प्रीसियस राइट्स दिए हैं। जो संविधान की धारा 19 है वो हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देती है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर के और आज तक पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी लोकतंत्र की स्थापना हुई है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। और बिना फ्रीडम ऑफ स्पीच के कोई डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं कर सकती। अभी जो बेंच बैठी है उसने कहा भी है कि न्यायालय में जो आरोप लगाए गए हैं, इसमें हम पहले देखेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है या ये जांच का विषय है। तो जांच का विषय हो सकता है, आरोप लगाना मैं नहीं समझता कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे जो गलत लग रहा है, उसके खिलाफ बोलने का मुझे हक है। झूठे आरोप हैं, सच्चे आरोप हैं, उसकी जांच की जा सकती है। झूठे आरोप हैं, उसके संबंध में देश में पहले से ही बहुत सारे कानून हैं, उसको लेकर के कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। लेकिन केवल इस आधार पर कि भाई न्यायालय की आलोचना नहीं हो सकती, न्यायालय आलोचना से परे है, मैं इस विचार के खिलाफ हूँ। और ये विचार डेमोक्रेसी के भी खिलाफ है और ये विचार भारतीय लोकतंत्र की फंक्शनिंग और स्वस्थ लोकतंत्र के विचार के भी खिलाफ है। जो आप देख रहे हो कि जो अभी सरकारें हमारे यहाँ चुनी जा रही हैं, जैसे हिटलर था, तो हिटलर भी लोगों ने ही उसे चुना था। तो माहौल, स्वस्थ लोकतंत्र तभी काम करता है जब लोगों की समस्याओं को लेकर के बहसें होती हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर के पॉलिटिक्स होती है। यहाँ जो पॉलिटिक्स हो रही है वो हिंदू, मुसलमान या जातिगत या क्षेत्रीय भेदभाव को बढ़ा करके हो रही है, लोगों की भावनाओं को बढ़ा करके हो रही है। और उसी का ये नतीजा कि आज आप जो किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं, जो आपकी PSUs हैं जिनको हमने लंबे अरसे तक सींच करके खड़ा किया है, जो देश के सबसे प्रॉफिट कमाने वाले हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग धंधे हैं, उनको आज कौड़ियों के भाव बेचने की कोशिश हो रही है। रेलवे तक, डिफेंस का, LIC तक, सभी में डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। और सरकार अपना जो बजटीय घाटा है उसको, जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनका डिसइन्वेस्टमेंट करके उस घाटे की पूर्ति करने की कोशिश कर रही है। पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब ये कोशिश कर रहे हैं। हम जैसे जो सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम भी लोगों की गोलबंदी कर रहे हैं। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा के इलेक्शन हो, तो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मोदी रिजीम के दौरान बड़ी संख्या में युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी है। और ख़ासकर जो आरक्षित तबके के लोग हैं
उनके जो आरक्षण का जो स्पेस है वो कम किया जा रहा है। खासकर पीएसयूज के डिसइन्वेस्टमेंट का सबसे बुरा नतीजा जो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट आते थे उनकी जो एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम की गई हैं। और एक बड़ा खेल हो रहा है कि सरकारी जॉब्स की जो वैकेंसीज निकल रही हैं उनमें जो भर्तियां हो रही हैं उसमें यदि 27% आरक्षण पिछड़ों का है तो और पिछड़ों में से कोई हाई मेरिट में जनरल में फाइट कर दे रहा है तो उसको जनरल में ना काउंट करके उसको काउंट कर रहे हैं ओबीसी में। तो एक बड़ी समस्या हो गई है। एक तरीके से बजाय आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षण बनाने के 50% आरक्षण और उसमें भी जो वीकर सेक्शंस हैं वो आरक्षण भी आप छोड़ दो तो 40% आरक्षण ऐसा लगता है कि जनरल कैटेगरी के लिए हो गया। भाई आज भी यदि आप आंकड़े उठा करके देखोगे कि SC ST का आरक्षण तो संविधान के बनने से लेकर के शुरू हो गया था और OBC का आरक्षण जो साउथ की स्टेट हैं वो भी बहुत पहले शुरू हो गया था और सेंट्रल की सर्विसेज में 93 में शुरू हो गया था। तो इतने दिन के बावजूद भी जो हमारे यहाँ कुल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुल जो सरकारी नौकरियाँ हैं उनमें अभी भी 78% लोग स्वर्ण हैं और उनमें भी जो सबसे ऊपर की नौकरियाँ हैं वो भी स्वर्ण है। यहाँ तक कि जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर की जितनी भी नौकरियां हैं सेंट्रल लेवल पर ब्यूरोक्रेसी की उनमें एक दो गिनती के या तो SC हैं या OBC हैं और एक भी कैबिनेट सेक्रेटरी आज़ादी से आज तक कोई भी OBC SC ST से आज तक नहीं बना। बिल्कुल बहुत सारी वैकेंसी तो ऐसे ही खाली पड़ी हैं। वहाँ पे जो ऑलरेडी कार्यरत लोग हैं उनमें बड़ी संख्या में ओवरवेलमिंगली आप ये समझिए कि 90% जो फैकल्टीज हैं वो सब स्वर्ण हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी आप आंकड़े उठाओगे तो ज़्यादातर वहाँ स्वर्ण है। देखिए मेरा थ्योरेटिकली मानना ये है कि जैसे SC ST का आरक्षण है उनकी आबादी के अनुपात में, OBC का आरक्षण है तो पीछे जो सामाजिक राजनीतिक जनगणना हुई थी 2012 में उसके आंकड़े जानबूझ करके सरकार ने जाहिर नहीं किए। यदि आंकड़े जाहिर होते, अभी जनगणना होने वाली है अगले साल, तो ये इनकी गणना होनी चाहिए। जो 1931 के जो सेंसस है उसके हिसाब से OBC की जनसंख्या 54% है लेकिन उनका आरक्षण 27% है और अभी जो अनुमान है वो ये है कि ये 54 हो, 55 हो, 60 हो तो उसी की आबादी के अनुपात में इनका आरक्षण होना चाहिए। SC ST का उनकी आबादी के अनुपात में ऑलरेडी है तो OBC के संदर्भ में ये अभी एजेंडा अधूरा है और ये सामाजिक न्याय की लड़ाई भी अभी अधूरी। लेकिन सर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें तो कहीं रिजर्वेशन का कोई चैप्टर ही नहीं है, कहीं उसका जिक्र नहीं किया गया सर। उन्होंने एक जगह इस बात का जिक्र किया कि हम अपनी जो वैकेंसीज हैं उनको भरेंगे। ये कैसे भरेंगे, उसके लिए कितना बजट वो आवंटित करने जा रहे हैं, किस प्रकार से वो तेज गति से उसमें भर्तियां करेंगे, उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। कहीं पर भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूली एजुकेशन सबके लिए मुफ्त हो, अनिवार्य हो, एक जैसी हो, इस पर कोई चर्चा मुझे सुनाई नहीं थी। संविधान की धारा 51A में साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात नेहरू ने अपने ज़माने में जोड़ी थी और उसका पर्पज यही था कि भारत एक अंधविश्वासी समाज है और कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस देश में नए इन्वेंशन ना हो और नए इन्वेंशन तब होंगे जब आप वो समाज, सड़ा गला समाज खत्म हो, नए समाज का निर्माण हो और वो तब होगा जब लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, नई खोज की जिज्ञासाएं हो। दुर्भाग्य से हुआ क्या है कि कांग्रेस ने शुरुआती दौर में कुछ कोशिश की कि यहाँ साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा हो और टीवी की बहसों में जो बेमतलब के विषय हैं, सुशांत सिंह गुजर गए या कुछ और छोटी मोटी बात किसी एक्टर या एक्टर के संबंध में हो गई, एक्ट्रेस के संबंध में, उसके ऊपर टीवी चैनल्स पूरे दिन चर्चाएं करते रहते हैं। देश का बजट आ रहा है, चर्चा हो रही है पाकिस्तान के बारे में, चीन के बारे में। जो देश की अंदरूनी समस्याएं हैं उन पर लोगों का ध्यान ना जाए, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं और उसी का पॉलिटिकल बेनिफिट उठाते हुए राजनीतिक पार्टी के तौर पर बीजेपी आज सत्ता में। कि मीडिया पहले जब आज़ादी का आंदोलन था तो मीडिया एक मूवमेंट था, फ्रीडम मूवमेंट के, फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करने के लिए। बीच में तमाम जितने जन आंदोलन हुए, चाहे इमरजेंसी के खिलाफ हुआ था, तब भी मीडिया की बड़ी प्रोग्रेसिव भूमिका थी। लेकिन जब से कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ मीडिया का, जब से कॉर्पोरेट हाउसेज के हाथ में ओनरशिप गई है, आज आप चैनल की ओनरशिप देखो, अंबानी के हाथ में 60 से 70% ओनरशिप चैनल्स की है।
तो बड़े पूंजीपति जिनके हाथ में बड़े मीडिया हाउसेज हैं, मास मीडिया जिनके हाथ में है, वो नहीं चाहते कि कोई ऐसा एजेंडा आए जिससे उनके ऊपर कोई सवालिया निशान उठे या उनके बेनिफिट को लेकर के कोई बहसें हों। ये आम जनता की संपत्ति का निजीकरण है और आम जनता को इस बारे में इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। और इसमें जो गरीब लोग हैं, जो हाशिए के लोग हैं, उनको कुछ एम्प्लॉयमेंट की और अच्छी ज़िंदगी जीने की अपॉर्चुनिटी मिली थी, उससे इन्हें वंचित किया जा रहा। और इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि इन जो हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, इनका एक वेलफेयर वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, ये समाज के कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं। यदि हम इनका भी निजीकरण कर देंगे तो जो सुविधाएं गरीब लोगों को आज इन PSUs के माध्यम से मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी।